नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत कम ही फिल्में बनती हैं जिनकी चर्चा संसद में होती है, और उन्हीं में से एक फिल्म है कश्मीर फाइल्स। और इसकी चर्चा सदन में भी हो रही है, जहां एक तरफ इसके खिलाफ हैं तो दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कई बड़े बड़े नेता इसके पक्ष में भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर फाइल्स के ऊपर। एक्चुअली कश्मीर में हुआ क्या था, आपको दो कश्मीर के बारे में आज हम बताएंगे। एक कश्मीर जो 1990 के पहले का था, और दूसरा कश्मीर जो 1990 के बाद का था, जो प्रेजेंटली अभी भी है। क्योंकि कश्मीर का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, और जो भी मस्कर वहाँ पे हुआ था, जो भी वहाँ पे नरसंहार हुआ था, वो एक दिन में नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे एक वर्ल्ड कप को जीतने के लिए हम 4 साल की प्रिपरेशन करते हैं, जब जाके हम लोग एक वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो उसी तरह जितने भी वहाँ मिलिटेंट्स थे, उन्होंने एक पूरी प्री प्लानिंग की थी उस हादसे को अंजाम देने के लिए। ठीक है, तो ये एक डेट दे दी गई है 19 जनवरी 1990, लेकिन इसकी प्लानिंग काफ़ी दिनों पहले से चल रही थी। ओके, दो टर्म को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। एक जो टर्म यूज़ होता है एक्सोडस, और दूसरा होता है जेनोसाइड। ठीक है, एक्सोडस का मतलब क्या होता है? एक्सोडस का मतलब ये होता है कि किसी भी एक जगह से एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग पलायन कर जाएं। पर्टिकुलर समुदाय के नहीं, पलायन कर जाए, एक पर्टिकुलर जगह से लोग वहाँ से चले जाएं। ठीक है, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड का मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर एक पर्टिकुलर रेस को टारगेट करके उनको मार देना। तो एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते थे, आपने फिल्म देखी होगी तो फिल्म में भी यही बताया गया है कि दिस इज़ नॉट एन एक्सोडस, दिस इज़ द जेनोसाइड। ठीक है, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये केवल फिल्म नहीं कह रही है, ये फिल्म अमेरिका में देखी गई है। ठीक है, तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे एक स्टेट है रोड आइलैंड, छोटा सा स्टेट है। क्योंकि अमेरिका में फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर को बराबर का ताकत होती है, दोनों की पावर्स बराबर होती हैं। तो रोड आइलैंड ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो कश्मीर में हुआ था 19 जनवरी 1990 को, वो एक्सोडस नहीं था, वो पलायन नहीं किए थे, वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रख के इस पूरी वीडियो को समझना है, देखना है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कश्मीर में कौन कौन सपोर्ट में था। जगमोहन जी की बात करेंगे जो वहाँ पे गवर्नर थे, उनका क्या रोल था इसमें। काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक जिस्ट देना चाहेंगे कश्मीर में हुआ क्या था 1990 के पहले या फिर प्रेजेंटली में 1990 के बाद। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैली में क्या हो गया था जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो गई? ठीक है, एक रिफ्ट पैदा हो गया। पहला फैक्टर तो यह था द हॉटली कंटेस्टेड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कम्युनिटीज़ डिपार्चर बिटवीन जनवरी एंड मार्च 1990, और दूसरा था द इशू ऑफ द कम्युनिटी रिटर्न्स। दिस पोलराइजेशन बाय दिस फैक्टर इन टर्न फ्यूल द हिंदू मुस्लिम रिफ्ट इन द वैली। पहला तो पलायन था जनवरी से मार्च 1990 में, और दूसरा हमारे पास फैक्टर ये था कि जो पंडित वहाँ पे थे, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करके गए थे देश के दूसरे कोने में, दूसरे जगहों पे, क्या वापस वो आगे कभी भी वैली में सेटल हो पाएंगे? एक बड़ा मुद्दा था। तो इसी बात को लेके ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आइए हम बात करते हैं कि एक्चुअली 1990 के पहले हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड बिफोर 1990। ओके, तो देखिए, इन द लीड अप टू द इवेंट्स ऑफ 1990 कश्मीर वॉज इन फर्मेंट। पहला पॉइंट इसमें है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वॉन दी 1983 का इलेक्शन। 1983 में इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे फारूक अब्दुल्ला, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। बट 2 साल के भीतर ही जो सेंटर में गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना बहुमत खींच लिया था एनसी से, ब्रोक ऑफ द एनसी,
ब्रोक अप द एनसी, उन्होंने एनसी को तोड़ दिया एंड इंस्टॉल्ड गुलाम मोहम्मद शाह एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 2 साल के भीतर फारूक अब्दुल्ला की सरकार चली गई क्योंकि सेंटर ने उनको हटा दिया और वहाँ पे किसको बैठाया, गुलाम मोहम्मद शाह को बैठाया एज अ चीफ मिनिस्टर। दिस लेड टू यूज डिसअफेक्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कश्मीर में देखने को मिलती है। इन 1986 एज अपोजिशन टू शाह गवर्नमेंट ग्रू, फारूक अब्दुल्ला वाज मेड द सीएम। फिर से हम लोग बात करते हैं 1986 की। ठीक है, 1986 में शाह गवर्नमेंट के विरुद्ध में जो अपोजिशन पार्टी थी, मतलब जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी, वो बढ़ गई। ठीक है, उन्होंने अपने आप को ग्रो कर लिया और उनको वहाँ पे एज अ सीएम इंस्टॉल कर दिया गया, सीएम नियुक्त कर दिया गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, किसी की सरकार यहाँ पे चल नहीं पा रही है। पहले फारूक अब्दुल्ला, फिर गुलाम मोहम्मद शाह, फिर आते हैं, फिर से फारूक अब्दुल्ला आते हैं। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं रिलीजियस इंटरवेंशंस की। ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद के द्वार खोल दिए हिंदूज़ के लिए टू ऑफर प्रेयर्स वहाँ पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद बना था वहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। तो जैसे ये सेंटर ने एक यहाँ पे स्टेप लिया तो इसके जो रिपरकर्सन थे वो कश्मीर में भी देखने को मिले। उसका उदाहरण है अनंतनाग में जो हुआ। इन अनंतनाग देयर वॉज अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स एंड शॉप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कश्मीरी पंडित्स ब्लेम्ड ऑन सेपरेटिस्ट्स। ठीक है, अनंतनाग में क्या हुआ, हिंदूज टेम्पल पे अटैक होते हैं, कश्मीरी पंडित के शॉप्स और प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जाता है। ठीक है, और उसका सारा ब्लेम किस पे डाला जाता है, सेपरेटिस्ट पे डाला जाता है। अगला पॉइंट है मिलिटेंसी की बात करते हैं। द JNK लिबरेशन फ्रंट JKLF स्टेप्ड अप इट्स एक्टिविटीज़। अनंतनाग के बाद क्या हुआ, मिलिटेंसी की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी बढ़ जाती है और उसमें एक बड़ी जो एक कह सकते हैं एक वो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। एक मिलिटेंट था। द हैंगिंग ऑफ द मिलिटेंट लीडर मकबूल भट्ट इन 1984 एडेड टू द सेंस ऑफ फॉरबिडिंग। जब इसको फांसी की सज़ा दी गई तो उसके बाद से टेंशनाइज्ड, मतलब कश्मीर में और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी उसके बाद। फिर इलेक्शन होते हैं 1987 में। उसके बाद आफ्टर विच अब्दुल्ला फॉर्म द गवर्नमेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट एट विच मिलिटेंट टुक द अपर हैंड। फिर 1987 में इलेक्शन हुए, अब्दुल्ला को बनाया गया गवर्नमेंट फॉर्म, अब्दुल्ला ने पे गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और उसके बाद से तो ये तो टर्निंग पॉइंट था और इनके सरकार आने के बाद से ही मिलिटेंट्स का एक अपर हाथ हो गया, मतलब दबदबा हो गया पूरे कश्मीर और जम्मू के एरियाज़ में। दिन 1989 सबमिशन टू द JKLF सेट द स्टेज फॉर द नेक्स्ट टिकेट। बाय देन द पंडित्स हैव बिगन टू बी टारगेटेड। और अब तक मतलब 19 कह सकते हैं 89 से ही पंडितों को टारगेट करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको बैक स्टोरी समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं। अगर आपको पूरा देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको आर्टिकल का लिंक नीचे दे दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि फिल्म में तो काफ़ी कुछ दिखाया गया है। ठीक है ना, फिल्म काफ़ी हकीकत दिखा दी गई है फिल्म में। ये इसको हम लोग फिल्म नहीं कह सकते हैं, इसको एक हम लोग हिस्ट्री का लेसन कह सकते हैं, जो कि हमको बहुत पहले दिखा देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं कश्मीर मुद्दों पे लेके। एक फिल्म आई थी अभी शिकारा करके, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग उससे जो वहाँ के जो नेटिव थे, जो कश्मीरी पंडित थे, वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थे। ठीक है, क्योंकि उनको उस फिल्म में एक बॉलीवुड का फ्लेवर दिया गया था, एक लव स्टोरी दिखाई गई थी। ठीक है, और जो सच्चाई थी वो जेनोसाइड तो दिखाई नहीं गया था। लेकिन इस कश्मीर फाइल में विवेक अग्निहोत्री को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस ऐसे सेंसिटिव इशू को पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने लेके आए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं, जो अभी प्रेजेंटली जिनको नहीं मालूम है, उनको ये मालूम तो चले एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले टॉपिक में। हमने बात की कि 1990 के पहले क्या हुआ था, अब हम बात करेंगे कि 1991 के बाद क्या हुआ। 1990 के बाद क्या हुआ,
1990 के बाद नहीं हम लोग बात करेंगे कि 19 जनवरी 1990 को हुआ क्या था एक्चुअली में हुआ क्या था। देखिए, अब तक पिछली बार हमने देखा कि 1987 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार आ गई थी, ठीक है। लेकिन 1990 में क्या हुआ, 19 जनवरी 1990 में क्या हुआ, 19 जनवरी मतलब अब तक, बाय देन द फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड एंड गवर्नल रूल्स इम्पोज्ड। जब तक 19 जनवरी 1990 आए उसके पहले फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जा चुकी थी और यहाँ पे गवर्नर का रूल इम्पोज हो गया था। According to the accounts published by the many Kashmiri Pandits, there were threatening slogans over loudspeaker from mosque and on the streets. ये सच्चाई फिल्म में दिखाई गई है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित से बात की गई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि कश्मीर में जितने भी मस्जिद थे उनके लाउड स्पीकर से भारी धमकियाँ दी जाती थी, ठीक है। और सड़क पे भी उनको धमकियाँ मिलती थी कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, आपको अपना धर्म या तो कन्वर्ट करिए या तो भाग जाइए या तो हम आपको मार देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, स्पीचेस वर मेड एक्सटॉलिंग पाकिस्तान एंड सुपरमेसी ऑफ इस्लाम एंड अगेंस्ट हिंदुज़म। द कश्मीरी पंडित खोंदरी डिसाइड टू लीव। मतलब स्पीचेस दी जा रही थी इस्लाम के ऊपर, सुपरमेसी ऑफ इस्लाम के ऊपर, कि इस्लाम सबसे बड़ा है, इस्लाम के आगे कोई टिक नहीं सकता, और हिंदुज़म के अगेंस्ट में टॉपिक दी जा रही थी, स्पीचेस दी जा रही थी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जो कश्मीरी मुसलमान थे वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्टेड ही थे। द कश्मीरी पंडित, इतना सब होने के बाद भी कश्मीरी पंडित ने डिसाइड किया, जो कम्युनिटी वहाँ पे थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे हमें कश्मीर को छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मारे जाएंगे। फ़्लाइट की बात करते हैं। जनवरी 20 को द फर्स्ट स्ट्रीम बिगेन लिविंग द वैली विथ हैस्टिली पैक्ड बिलोंगिंग्स इन वॉट एवर ट्रांसपोर्ट दे कुड फाइट। 20 जनवरी को क्या होता है कि मतलब अब तो ये कन्फर्म है कि हमको निकलना ही है, तो जिनको जो भी सामान मिला, जो भी ट्रांसपोर्ट मिला, जो भी कागज़ मिले जिनको इम्पोर्टेंट थे, जो भी मिला, जो भी ट्रांसपोर्ट मिला, वो लोग लेके चले गए। सेंटर और स्टेट को कोई इसकी चिंता फिक्र नहीं थी, ठीक है। लोग मारे जा रहे थे, लोग भागे जा रहे थे, औरतों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था। इसकी चिंता ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थी उस टाइम पे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को थी, ठीक है। ये मुश्किल से 2-3 दिन का कांड था ये, लेकिन प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी। 3 दिन में पूरा इतिहास बदल दिया इन्होंने, ठीक है। 3 दिन के अंदर 19, 20, 21, 3 दिन के अंदर पूरा मैसाकेर हो गया वहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए नरसंहार की बात करते हैं। इन जनवरी 21 द CRPF गन डाउन 160 कश्मीरीज मुस्लिम प्रोटेस्टर्स एट गांव-कदाल ब्रिज, द वर्स्ट मास्कर इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। जब इतना सब हुआ तो इंडियन आर्मी एक्शन में आई यहाँ पे, जबकि इंडियन आर्मी को काफ़ी टाइम पहले ही अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे दी तो शायद जो भी एक्सोडस हुआ था कश्मीरी पंडित का वो ना होता। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फेल रही थी इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर वो चाहते तो उसको रोक सकते थे। तो आर्मी आई, तो आर्मी ने जो लताड़ा है भाई उनको, यहाँ पे उन्होंने बताया कि 160 मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को उन्होंने मार गिराया था, ठीक है। तो ज़्यादा ही होंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होंगे। अब देखिए इफ़ेक्ट क्या था इसका, रिपरकशंस क्या था, इफ़ेक्ट क्या था। द 2 इवेंट्स, पहला पंडितों का वहाँ से जाना, और दूसरा था ये जो इंडियन आर्मी ने गन डाउन किया था मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को 160 के अराउंड, यहाँ पे आर्टिकल में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों इंसिडेंट थे वो केवल मात्र 48 घंटों के भीतर ही हो गए थे। बट फॉर ईयर्स नाइदर कम्युनिटी कुड एक्सेप्ट द पेन ऑफ द अदर्स एंड इन सम वे still cannot. According to some estimates, more than 70,000 of 75,343 Kashmiris Pandit families in January 1919 fled between 1919 and 1992. अगर डेटा के हिसाब से देखकर मान ली 75,000 राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, 75,000 कश्मीरी में से 70,000 जो कश्मीरी थे वो 1990 से 1992 के बीच में उन्होंने अपना घर छोड़ के चले गए, ठीक है। आपको तो इतना आइडिया लग ही रहा होगा। जब आप इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आपको और इंटरेस्ट जागेगा और आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे थोड़ा, ठीक है।
काफ़ी बेकार व्यवहार हुआ था। ठीक है, पंडितों के साथ उनको मारा जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था, मस्जिदों से स्लोगन्स दिए जा रहे थे, थ्रेटनिंग, हाँ ठीक है, थ्रेटनिंग स्लोगन्स दिए जा रहे थे, इस्लाम को सुपरमेसी दिखाया जा रहा था, हिंदुज़म के अगेंस्ट स्पीचेस दी जा रही थी। तो माहौल काफ़ी ख़राब था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी देर पहले जाग गई होती तो इतना बड़ा मैस्केर ना हो पाता। अब देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी। पहला गवर्नर का रोल बात करते हैं। ठीक है, गवर्नर का क्या रोल था इसमें। इन द एक्सोडस मोर स्पेसिफिक इज द रोल ऑफ द न्यूली अपॉइंटमेंट JNK गवर्नर जगमोहन। देखिए इनको तो मतलब इनको फंसाया जा रहा है, एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं थी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। इनसे बोला गया आप कश्मीर में जाइए। 20 तारीख को जम्मू पहुंच पाए और 20 तारीख को जम्मू पहुंचे थे, 18, 19, 20 को जम्मू पहुंच गए थे, लेकिन का मौसम ख़राब होने की वजह से वो कश्मीर नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, दी कश्मीरी इनकी कोई गलती वैसे भी थी नहीं। ठीक है ना, अगर इनकी आप बुक भी पढ़ेंगे या फिर इनकी बुक पढ़ लीजिएगा या फिर राहुल पंडिता की बुक पढ़ लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो साफ साफ उसमें लिखा है कि जगमोहन जी की कोई गलती वहाँ पे थी ही नहीं। ओके, ये लॉ केवल ये ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी वैसा ही फॉलो कर रहे थे और इनकी गलती वैसे कुछ थी नहीं। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो राहुल पंडिता की बुक मिलेगी आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी आप उसको पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने खुद की एक बुक वही ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप उसको भी ख़रीद के पढ़ सकते हैं, तो आपको एक पूरा जिस्ट, पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कल मैं इंटरव्यू देख रहा था विवेक अग्निहोत्री का, जो इनके फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, तो उन्होंने भी इनकी बुक का रेफरेंस लिया हुआ है, इनकी बुक का रेफरेंस लिया हुआ है, और राहुल पंडिता की बुक का रेफरेंस लिया हुआ है। तो फिल्में तो ऐसी ही बनती हैं, रेफरेंसेस तो लेने पड़ते हैं। तो दो किताबों से रेफरेंसेस, मैं दो कह रहा हूँ, काफ़ी सारे किताबों से रेफरेंसेस लिए गए हैं और उन्होंने पर्सनली जाके जो जिनके ऊपर ये सब हुआ है उनसे जाके बात भी की हुई है। ठीक है, ललन टॉप का इंटरव्यू है 2 घंटे का, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। अब देखिए, द कश्मीरी मुस्लिम व्यू ऑफ द एक्सोडस इज दैट ही इनकरेज द पंडित्स टू लीव द वैली। बिल्कुल गलत लिखा हुआ। यानी जो कश्मीरो मुस्लिम का जो व्यू है वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि जो पंडित का जो एक्सोडस हो, जो पंडित वहाँ से गए हैं, गए इसलिए हैं क्योंकि जगमोहन ने उनको बोला था, इनकरेज किया था कि आप इस वैल्यू को छोड़ के जाइए, एंड दस गिव अ कम्युनल कलर टू वॉट वॉज अंटिल देन अ नॉन रिलीजियस कश्मीरी कॉज। और बाद में उन्होंने उसको एक कम्युनल कलर दे दिया। द कश्मीरी हिंदू व्यू इज दैट कश्मीरी मुस्लिम ड्रोव देम आउट विद अ वेगनेंस इन अ फ्रेंजी ऑफ इस्लामिज्म दैट दे कुड नॉट हैव इमेजिन इवन मंथ्स अर्लियर। और सच्चाई कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में छुपी हुई है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल कमिश्नर का क्या रोल था यहाँ पे। वजाहत हबीबुल्ला को उस टाइम पे एक स्पेशल कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया 1990 में ऑफ अनंतनाग अंडर द JNK गवर्नमेंट। JNK गवर्नमेंट के अंतर्गत में 1990 में वजाहत हबीबुल्ला को एक स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट किया गया अनंतनाग का। हबीबुल्ला टोल्ड दैट द पंडित्स कुड हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू स्टे when every mosque was blaring threats and members of their community had been murdered. हबीबुल्ला ने ये बताया कि पंडित्स कुड हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू स्टे, मतलब वो कैसे रुकते जबकि उनको मस्जिदों से जान मारने की धमकियाँ मिल रही थी, जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी और उनकी कम्युनिटी कुछ लोग को मारा भी गया था, तो कैसे रुक सकते थे। ही आस्क्ड कश्मीरी मुस्लिम टू मेक पंडित्स फील मोर सिक्योर। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम्स को कहा कि आप पंडित्स को थोड़ा सुरक्षित फील कराइए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हबीबुल्ला ने व्हाट अपील डिड हबीबुल्ला मेक टू जगमोहन। हबीबुल्ला ने क्या अपील की जगमोहन से। ही आस्क्ड जगमोहन टू टेलीकास्ट एन अपील टू मेक पंडित स्टे इन कश्मीर। उन्होंने जगमोहन से कहा कि आप एक रेडियो के माध्यम से एक अपील करिए पंडित से कि वो कश्मीर में ही रहें, एश्योरिंग देयर सेफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एश्योरेंस ऑफ द अनंतनाग रेसिडेंट, और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ व्यवस्था करिए। ठीक है, बट नो सच अपील केम, ओनली एन अनाउंसमेंट दैट टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ पंडित्स रेफ्यूजी कैंप्स वर बीइंग सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली इज वॉट वॉज मेड। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस एक अपील हुई
बट एक अपील नहीं, इसको अनाउंसमेंट बोलेंगे, बट एक अनाउंसमेंट हुआ कि एक रेफ्यूजी कैंप तैयार किया जाए, ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली। कश्मीर घाटी में जितनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक रेफ्यूजी कैंप तैयार किया जाए। बस एक रेफ्यूजी कैंप ही बना। अदर कमेंट्री हैज़ वांटेड टू हैव द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट फॉर फ्लेइंग पंडित सो दैट दे कुड गो टू जम्मू। ठीक है, तो ये थी कहानी दोस्तों कश्मीर फाइल्स के ऊपर, कश्मीरी हिंदूज़ के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, जो उनका एक्सोडस हुआ था, जो उनका जेनोसाइड हुआ था, उसके ऊपर ही थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन, ताकि मैं भी अपने माध्यम से लोगों के प्रति थोड़ी जागरूकता पैदा कर सकूं। आप जाइए, किताबें पढ़िए, इनके ऊपर सर्च करिए थोड़ा, ठीक है, और इस पर कोई पॉलिटिक्स ना करिए, ओके। कोई पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए थी, जो दुखद है कि हो रही थी प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बेसिकली इसको आप कंपेयर मत करिए, आप ये मत करिए कि बेकार फिल्म अच्छी फिल्म है, ऐसा एक मैं पहले ही कह चुका हूँ और डायरेक्टर भी कह चुके हैं कि इट इज़ अ हिस्ट्री लेसन। ये एक ऐसा सच है जिसको सबको मालूम होना चाहिए था, ऐसा ये इंडिया में हुआ भी था, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आज से पहले जब फिल्म आई तब उनको ये सब चीज़ें मालूम पड़ना चालू हुई हैं। तो ये हमारा फेलियर है, हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है कि जो इतना बड़ा हमारा साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ कश्मीर में, उनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।